स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिसे हिंदी में निस्तारक का अंतिम हिसाब का विवरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए लिक्विडेटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि लिक्विडेटर कौन होता है। लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के वाइंडिंग अप में क्या करता है, कंपनी के असेट्स को सेल करता है और उससे जो रिसिप्ट मिलती है उससे कंपनी के लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में लिटरली कुछ इस टाइप से मैंने लिखा है, लिक्विडेटर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर। ठीक है, जब भी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है इसके बाद लिक्विडेटर ही वहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड बाय हिम। और ये लिक्विडेटर की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, उसके पास जितनी भी रिसिप्ट उसे मिल रही है असेट्स को सेल करने से और वो जितने पेमेंट कर रहा है लायबिलिटीज़ के लिए उन सब का रिकॉर्ड उस लिक्विडेटर को अपने पास रखना होता है। When all the assets of company are realized and all the liabilities are paid, then the liquidator presents the final statement of accounts। ठीक है, जब कंपनी के सारे असेट्स क्या हो जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं और कंपनी के सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाता है, तब लिक्विडेटर अपना एक फाइनल स्टेटमेंट क्या करता है, शो करता है। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स का शो करता है। इट इज़ द कॉल्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिसे कि लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया असेट्स को सेल करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए, तो वो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास में रखेगा और फाइनली जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो इस चीज़ का क्या देगा, एक स्टेटमेंट देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए हम इसमें देखते हैं ध्यान से कि इसमें कौन कौन सी अमाउंट कहाँ लिखी जाती है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये वाली साइड लिखेंगे हम रिसिप्ट साइड और ये वाली साइड हम बना देंगे पेमेंट साइड। ठीक है, अब रिसिप्ट किस किस चीज़ से रिसिप्ट हो रही है, तो लिक्विडेटर को जो सबसे पहली रिसिप्ट मिलेगी वो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स, उसको असेट्स को बेचने से उसे अमाउंट रियलाइज होगी, वो यहाँ पे सबसे पहले रिसिप्ट साइड में लिखी जाएगी। तो कैश एंड बैंक एकदम अवेलेबल रिसिप्ट्स होती है डायरेक्टली जो उसे मिल जाती है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्लांट एंड मशीनरी एंड एनी अदर असेट्स जो भी उसने रियलाइज़ किए हैं उससे जो भी रिसिप्ट्स उसको मिली हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर है सरप्लस फ्रॉम असेट्स सिक्योर्ड विद द क्रेडिटर। अब वो सारे असेट्स जो कि कहीं पे क्रेडिटर के पास में गिरवी रखे हुए थे, सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे, उनसे अगर कोई सरप्लस मिलती है तो वो भी यहाँ पे लिखी जाती हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि असेट्स की वैल्यू हमेशा जो भी क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग होते हैं उससे ज़्यादा ही होती है, तो क्रेडिटर अपनी अमाउंट को कवर कर लेते हैं, बाकी जो एक्सेस अमाउंट होती है वो लिक्विडेटर को दे देते हैं। या कई बार क्या करते हैं कि लिक्विडेटर ही उस असेट्स को रियलाइज़ करता है और उन क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी एक्सेस अमाउंट बचेगी वो सरप्लस अमाउंट वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर है अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनपेड कॉल। अगर कंपनी में कोई कॉल्स बाकी रह गई है तो वो कॉल्स ड्यू करके उनसे अमाउंट रिसीव की जा सकती है। ठीक है, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। तो जो भी लिक्विडेटर को रिसिप्ट्स होगी वो सब हम यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज। अगर कंट्रीब्यूटरीज अंशदाताओं ने कोई अमाउंट दी है तो वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर देखिए पेनल्टी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर पर कोई पेनल्टी चार्ज हुई है और डायरेक्टर ने पेनल्टी का पेमेंट किया है तो वो पेनल्टी यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम पेमेंट साइड। पेमेंट साइड के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये पेमेंट साइड जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा गया है उसी सीक्वेंस में पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले लीगल चार्जेस का पेमेंट करना पड़ेगा। लीगल चार्जेस जो भी कंपनी के लिक्विडेशन से रिलेटेड लीगल चार्जेस रहेंगे उनका सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। देन फिर पेमेंट किया जाएगा लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का। ठीक है,
ये जो सीक्वेंस है पेमेंट का बिल्कुल एग्जैक्टली यही कंपनी एक्ट में बताया गया है और इसी सीक्वेंस में पेमेंट किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले लीगल चार्जेस का पेमेंट करना है, देन लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का पेमेंट करना है, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन मतलब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है और लिक्विडेटर ने ये सब काम किया है, इसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन दिया जाता है। ठीक है, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो वो हमें यहाँ लिखना है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में कोई अमाउंट ड्यू होता है, जैसे सपोजिवली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का कोई टैक्स हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी वेजेस या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वो हो गई, या कंपनसेशन हो गया, या फिर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर मानी जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, तो इनको जो पेमेंट किया जाएगा वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद में किया जाएगा। फिर आएगा नंबर डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा अगर कोई अमाउंट बचती है तो। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे लिक्विडेटर के पास जो टोटल अमाउंट होती है वो एक एक करके ऐसे पेमेंट किया जाता है सीक्वेंस में। जैसे सपोजिवली अगर कोई अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अब कोई फंड बचा ही नहीं है, तो बस वो पेमेंट यहीं तक किया जाएगा, इसके आगे कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक अमाउंट चलेगी वहाँ तक पेमेंट किया जाएगा, इसके बाद में पेमेंट रुक जाएगा। तो ये है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें जो एक दो चीज़ें समझने वाली हैं वो इम्पोर्टेंटली तो ये है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो अभी हम लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और क्या क्या कंडीशंस इसमें हो सकती हैं। तो देखिए अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये है लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बारे में डिटेल स्टडी। अभी हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। द लिक्विडेटर रिसीव्स हिज रेम्यूनरेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, कि लिक्विडेटर को लीगल एक्सपेंसेस के पेमेंट करने के बाद में क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। जनरली द लिक्विडेटर रिसीव्स कमीशन इन 2 वेज। ठीक है, लिक्विडेटर को कमीशन 2 तरीके से दिया जा सकता है। फर्स्ट एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज ऑन असेट्स। ठीक है, फर्स्ट जो कमीशन दिया जाएगा वो तो कैसे दिया जाएगा, एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज ऑन असेट्स। असेट्स से जो भी अमाउंट रियलाइज हुई है उसके ऊपर परसेंटेज के बेस पे दिया जाएगा। सेकेंडली एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और इक्विटी शेयर होल्डर। और सेकेंडली उसको किस तरीके से दिया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो भी अमाउंट पेड की गई है या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट पेड की गई है उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, दिस आर डिस्क्राइब एज फॉलोज, और जिन्हें कुछ इस तरीके से डिटेल में और हम देखते हैं। द कमीशन ऑन असेट्स रियलाइज, जब भी असेट्स रियलाइज पर कमीशन दिया जाता है तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, इट इज़ द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज गिवन ऑन द असेट्स रियलाइज बाय लिक्विडेटर। तो ये भी एक परसेंटेज के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ होगा कि लिक्विडेटर ने जो अमाउंट रियलाइज़ की है या जो भी असेट्स रियलाइज़ किए हैं उसके ऊपर 2% या 5% या ऐसे आपको दे रखा होगा। ठीक है, एज वी हैव सीन दैट द लिक्विडेटर रिसीव्स सरप्लस अमाउंट फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर वेदर इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और नॉट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा है कि लिक्विडेटर असेट्स से अमाउंट रियलाइज़ करने के अलावा जो ये सरप्लस अमाउंट होती है जो कि सिक्योर क्रेडिटर के पास रखे हुए असेट से मिलती है, तो क्या उसे भी हमें कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो authors are of view that until unless anything is given in questions it is to be included in the calculation of commission, कि जब तक इसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तब तक हमें इसे कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स सिक्योर क्रेडिटर्स
give the right to liquidator to realize the assets with them. The whole amount realized is included in the कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कई बार ऐसा होता है कि जो सिक्योर क्रेडिटर होते हैं वो क्रेडिटर ही लिक्विडेटर को कह देते हैं कि ये आप असेट्स क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए और हमें हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसी जब भी कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन में उस जो सिक्योर असेट्स था, जो कि सिक्योर क्रेडिटर के पास रखा हुआ था, उसकी पूरी की पूरी अमाउंट को हमें कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना है। ठीक है। द अनदर क्वेश्चंस अराइज is that whether the commission should be given on the cash and bank balances on the date of winding up of company or not। ठीक है। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो ये कैश और बैंक की जो अमाउंट है उसे भी हमें कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनरली दिस आर नॉट इंक्लूडेड इफ़ द कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन द असेट्स रियलाइज। तो हमें उसे तब इंक्लूड नहीं करना है जब हमें कमीशन असेट्स की अमाउंट के ऊपर देना है। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको लाइन लिखी हुई हो कि कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन असेट्स रियलाइज एट द रेट ऑफ 2% या 1% या 5%, तो ये लाइन जब भी लिखी हुई हो कि असेट्स रियलाइजेशन के ऊपर आपको कमीशन देना है, तब हमें बैंक और कैश के बैलेंस को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। बट द कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन द अमाउंट रियलाइज। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ले रखा है कि कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन अमाउंट रियलाइज, तो फिर आपको क्या करना है, दिस आर इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। उस समय आपको ये कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना है। ठीक है। सेकेंड देखिए, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। जो सेकेंडली हम देंगे तो वो देंगे अनसिक्योर क्रेडिटर को जो भी अमाउंट पेमेंट करेंगे उसके ऊपर कमीशन। ठीक है। कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर एट अ गिवन परसेंटेज। तो ये जो कमीशन रहेगा वो हमें अनसिक्योर क्रेडिटर को जो भी अमाउंट हमने पेड की है उसके ऊपर जो गिवन परसेंटेज है उससे कैलकुलेट किया जाएगा। द क्वेश्चन अराइज वेदर द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और नॉट। कि हमने जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट किया है क्या वो भी हमें कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए देयर इज़ नो कॉन्शियस ऑन द पॉइंट सम इंक्लूड इट इज़ इन द अनसिक्योर क्रेडिटर। तो देखिए कई बार क्या है कि ये इस चीज़ पे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो ये अनसिक्योर क्रेडिटर है उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी आते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी बेसिकली अनसिक्योर्ड ही होते हैं। तो क्या हम इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी कमीशन की कैलकुलेशन के लिए ऐड करें या नहीं करें। ठीक है। तो सम इंक्लूड इट इन द अनसिक्योर क्रेडिटर एंड सम डज नॉट इंक्लूड। कुछ लोग इसे इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द लर्न पर्सन आर द व्यू that the since preferential creditor are basically unsecured, therefore they should also be included in unsecured creditor to calculate commission until unless anything else is provided in the question। कि जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तब तक हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी कमीशन की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ दूसरी बात नहीं कही गई हो। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, if the liquidator has sufficient fund to pay unsecured creditor it is very easy to calculate commission। ठीक है। जब भी लिक्विडेटर के पास में अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड होते हैं तब तो किसी भी तरह की कमीशन की कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बट इफ़ द लिक्विडेटर डज नॉट हैव द सफिशिएंट फंड टू पे द अनसिक्योर क्रेडिटर, जब भी लिक्विडेटर के पास में अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं होते हैं तब कॉम्प्लिकेसी अराइज इन द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। उस समय कोई भी कमीशन की कैलकुलेशन के लिए कॉम्प्लिकेसी आती है। और वो कॉम्प्लिकेसी क्या आती है, देखिए इन सच सिचुएशन द लिक्विडेटर शुड कैलकुलेट द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस कमीशन टू लिक्विडेटर ऑन द अमाउंट रियलाइज एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर।
तो उस समय लिक्विडेटर को क्या करना होता है कि अपने लीगल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद में और खुद का जो कमीशन है जो कि अमाउंट रियलाइज ऑन असेट्स के ऊपर मिला है वो वाला कमीशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट वाला अमाउंट और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट वाला अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग बच रही है वो अमाउंट उसे कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, द बैलेंस अमाउंट विल इंक्लूड द पेमेंट टू बी मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर एंड कमीशन देयर ऑन। तो जो भी अमाउंट बचेगी उसमें से अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा और कमीशन का पेमेंट किया जाएगा लिक्विडेटर का। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेटर को कमीशन दोनों तरीके से एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके से दिया जा सकता है, एक तो अमाउंट रियलाइज पे और दूसरा अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर को। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो अमाउंट रियलाइज है वो तो पहले ही पेमेंट हो जाएगा क्योंकि अमाउंट रियलाइजेशन पे कमीशन की कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है बजाय अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट की गई अमाउंट पर। ठीक है, तो वो वाली अमाउंट और ये आगे वाले जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब माइनस करने के बाद में आगे वाले जितने भी पेमेंट है वो सब माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है फॉर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है, और कमीशन के लिए वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद में कमीशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर एंड कमीशन देयर ऑन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इस रेट से हमें वो कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इन्हें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, द कमीशन कैलकुलेटेड अबव विल बी इंक्लूडेड इन द रेम्युनरेशन टू लिक्विडेटर एंड द बैलेंस विल बी शोन एज द पेमेंट टू सिक्योर क्रेडिटर। तो जो भी अमाउंट आएगी कमीशन की उसमें से हम लिक्विडेटर को कमीशन पेमेंट कर लेंगे और बाकी जो अमाउंट बचती है उससे हम अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। द सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड when the commission is to be calculated on the payment made to इक्विटी शेयर होल्डर। तो यही सेम प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा जब भी कमीशन का परसेंटेज पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर पर दिया गया हो। ठीक है, ये अनसिक्योर क्रेडिटर पर दिया गया हो या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की गई अमाउंट पर दिया गया हो, सेम प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। तो ये लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन है, तो इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से मैं आपको और भी क्लियर करके समझाऊंगी। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक और क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।